हमारे आसपास जो कुछ भी है, हमें कुछ खरीदना है, हमें कुछ बेचना है, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सब हमें कहाँ मिलती हैं? बाज़ार में, मार्केट में। और जो बाज़ार जो है ना, वो छोटा या बड़ा या फिर किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये तो ये जगह है, ये तो वहाँ है, ऐसा नहीं है। बाज़ार के अर्थ को अगर समझने जाएंगे तो बाज़ार का अर्थ बहुत ही बड़ा है। बाज़ार एक जगह नहीं है, बाजार एक क्षेत्र है, बाजार एक एरिया है। बाजार हर उस जगह पर है, और उस मोमेंट को कहेंगे जहां पर किसी भी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है। मतलब बाजार की अपनी एक संरचना है, बाजार का अपना एक स्ट्रक्चर है, जिसको अलग अलग तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर मैंने मोबाइल में कुछ खरीदा है, मतलब ई कॉमर्स का यूज़ किया है, चाहे फ्लिपकार्ट का यूज़ किया हो, चाहे अमेजन का यूज़ किया हो, या फिर मीशो का, मिंत्रा का यूज़ किया है, और हमने अपनी ज़रूरत का सामान खरीदा है, तो वो भी बाजार है, जिसको ई बाज़ार कहा जाता है। समझ में आ गया? जो नॉर्मल सब्जी मार्केट लगता है, जहाँ पर सामान खरीद के लेके आते हैं, वो भी बाजार है। तो बाजार को अलग अलग तरीके से, लोकल बाजार है, इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है, बड़े बड़े शोरूम है, इनकी मल्टीप्लेक्स बाजार हो गया, या फिर रिटेल शोरूम हो गया। तो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। और हमें यही पढ़ना है आज के टाइम में कि बाजार संरचना आखिर क्या होता है, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। बीए इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर सेकंड में, जिसका पेपर नंबर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एग्जाम में लगातार मार्केट के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम बाजार के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। बाजार प्रतियोगिता के आधार पर, बाजार स्थान के आधार पर, बाजार बिक्री के आधार पर, कई सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ना है। लेकिन हमें समझना है बाजार आखिर है क्या। देखिए, जो कोई लोग भी, जो भी स्टूडेंट आप जो बीए की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बीए इकोनॉमिक्स ले रखा है, चाहे आप बीकॉम के भी हो, तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में जो भी बीए की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बाजार संरचना क्या है? संरचना का मतलब जानते हो? संरचना का मतलब स्ट्रक्चर, कि किसी भी चीज को किस तरह से जो है हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं। एक स्ट्रक्चर सा होता है जहां पर चीजों को सही ग्रुपिंग किया जाता है, सही तरीके से बांटा जाता है। यहाँ पर जो बाजार संरचना होता है, जब बाजार स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब होता है बाजार का वह विशिष्ट स्वरूप जिनसे किसी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन, क्रय या विक्रय किया जाता है। मतलब एक ऐसा प्रकार, एक ऐसी तरीका जहां पर किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है, उसको हम बाजार संरचना कहते हैं। और बेसिकली जो बाजार संरचना होता है, आधारित होता है, वो होता है बेसिकली कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार में किस प्रकार से विक्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता पाई जा रही है। प्रतियोगिता किस चीज की? अपनी वस्तु को ज्यादा बेचने की। तो वस्तु के विक्रय की प्रतियोगिता के आधार पर जो बाजार स्ट्रक्चर है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, एकाधिकार बाजार है, अल्पाधिकार बाजार है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार है, इस संपूर्ण संरचना को हम बाजार संरचना के नाम से जानते हैं। नॉर्मली आजकल लोग कहते हैं ना, भैया मार्केट क्या होता है? मार्केट जाना है, बाजार जाना है, मतलब जहां पर बहुत सारी दुकानें हैं और उस दुकानों में हमें अपनी जरूरत का सामान मिल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। लेकिन बाजार भैया उससे बड़ा है। बाजार मतलब ये नहीं कि कुछ दुकानें हैं, बाजार का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जहां पर आपको अपने जरूरत का सामान मिल जाए। आपने मोबाइल में फोन किया, हेलो भैया ये सामान आपके पास है, ठीक है मेरे घर पहुंचा दो, तो वो भी बाजार का ही प्रकार हुआ, क्योंकि आपने मोबाइल का प्रयोग किया, बंदे ने, आप बेचने वाले आपके सामान देके गए, आपने पैसा दे दिया, तो सामान को आपने खरीदा ना, उसने बेचा, आपने खरीदा। तो जहां पर भी क्रय विक्रय की होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाजार के अर्थ को समझे तो दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक साधारण भाषा में और एक अर्थशास्त्र की भाषा में। जब हम साधारण यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि बाजार एक स्थान है जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी कि खरीदना या बेचना होता है, जबकि अर्थशास्त्र बताता है कि बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी वस्तु का बेचने वाला और उस वस्तु को खरीदने वाला मौजूद है, और उस वस्तु को निश्चित कीमत पर खरीदा या बेचा जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ठेली वाले से हो, चाहे वो बड़ी शोरूम हो, या फिर जो नॉर्मल दुकानें हैं, स्थानीय बाजार है वो हो, वो सब बाजार का रूप होता है। तो समझ में आ गया ना बाजार। अब बाजार की परिभाषा देने वाले बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके से, जहां पर सिजवीक ने कहा है
कि बाजार क्या है। बाजार मनुष्य का एक ऐसा समूह है जिनमें इस प्रकार से वाणिज्यिक संबंध स्थापित हुए हो कि प्रत्येक को सुगमतापूर्वक पता चल जाए कि अन्य व्यक्ति के समय समय पर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किन कीमतों पर करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग और सबके पास अपनी अपनी वस्तुएं हैं, ये पता चलना है एक ऐसी जगह जहाँ उन वस्तुओं का विक्रय कैसे किया जाता है, वो बाजार है। जबकि क्रोन ने कहा है कि बाजार कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वस्तु का क्रय विक्रय होता है, मतलब केवल स्थान ही नहीं है, वरन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विक्रेता और ग्राहकों के मध्य परस्पर स्वतंत्र संपर्क हो, मतलब बेचने वाला खरीदने वाला आपस में मिले और किसी वस्तु को उसकी कीमतों के साथ क्या किया जाए, आपस में लेन देन किया जा सके। वहीं पर जीवंश ने भी एक्सप्लेन किया है, बाजार शब्द तो तात्पर्य व्यक्ति के किसी समूह से है जिनमें व्यापारिक संबंध होते हैं और जो किसी वस्तु में मिश्रित व्यवसाय करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी स्थान शब्द नहीं आ रहा है। बाजार का मतलब स्थान से नहीं होता, बाजार का मतलब होता है विनिमय की प्रक्रिया को पूर्ण करना, जहाँ पर सेलर भी हो, जहाँ पर कस्टमर भी हो और ये दोनों ही वस्तु खरीदे बिक्रे और उसका एक निश्चित प्राइस होता है। तो वो स्थान, वो जगह, चाहे एक हो चाहे दो लोग हो, तीन लोग हो, वो बाजार होता है। तो बाजार की विशेषताओं की बात करते हैं। यहाँ पर बाजार की विशेषताओं में बाजार एक क्षेत्र होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र में क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं, जहाँ पर किसी के पास भी किसी की आवश्यकता की वस्तु हो सकती है और वो अपना एक्सचेंज कर सकते हैं। वहाँ पर क्रेता विक्रेता होना चाहिए, उन क्रेता विक्रेताओं के पास किसी निश्चित वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि वस्तु का ही बाजार होता है। जैसे कार बाजार हो गया, सब्जी बाजार हो गया, दूध बाजार हो गया, मिठाइयों का बाजार हो गया, ठीक है, ज्वेलरी मार्केट हो गया, निश्चित वस्तु का बाजार होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उस बाजार में वस्तु की निश्चित कीमत भी मौजूद होती है, जिस कीमत पर उसका क्रय विक्रय होता है और वहाँ पर स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, मतलब विक्रेताओं के मध्य क्रेताओं के मध्य यहाँ पर निश्चित कीमत तय की जाती है। कौन कितना बेच सकता है, कौन कितना खरीद सकता है, एक स्वतंत्र प्रतियोगिता यहाँ पर बनी रहती है, उसको हम बाजार कहते हैं। अब बाजार का वर्गीकरण, बाजार कितने प्रकार का होता है। जब बाजार के वर्गीकरण की बात करते हैं ना, उसको अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो चलिए कुछ चुनिंदा तरीके हैं, कुछ वर्गीकरण है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बाजार का वर्गीकरण हुआ क्षेत्र के अनुसार। क्षेत्र मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग, स्थान के आधार पर, ठीक है, लोग कहते हैं ना ये होता है। स्थान के आधार पर बाजार को बेसिकली 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है स्थानीय बाजार, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, लोकल मार्केट के नाम से जानते हैं। स्थानीय बाजार जो कि एक छोटा बाजार होता है, छोटे स्थान पर होता है, जैसे गांव में मौजूद सब्जी का बाजार, गांव में मौजूद दुकानें, जहां पर कुछ स्थानीय क्षेत्र में मौजूद वस्तु का, उस वस्तु का स्थानीय बाजार कहलाता है। जैसे सब्जी का बाजार स्थानीय बाजार होता है, वहीं उगा और वहीं पर उसको बेच रहे हैं। तो जब किसी वस्तु का विनिमय उसके क्रेता और विक्रेताओं द्वारा स्थान विशेष तक ही सीमित होता है, ठीक है, जो स्थान तक ही होता है। जैसे दूध का बाजार होता है, यहीं पर दूध का उत्पादन हो गया, बाहर ही डेयरी लगा के बेच दिया, तो वो स्थानीय बाजार होगा। मतलब उस पार्टिकुलर स्थान से संबंधित वहीं पर उत्पादित वस्तुओं को उसी स्थान लोकल एरिया में ही बेच दिया गया, तो उसको स्थानीय बाजार कहते हैं। मतलब ये छोटे दायरे में फैला हुआ बाजार होता है। यहाँ पर उन वस्तुओं का प्रयोग होता है जो शीघ्र नष्ट होती हैं, यहाँ पर भारी होते हुए भी कम मूल्य होता है और स्थान में रहने वाली जाति के उपभोग का होता है, बाहर नहीं जाता है। नेक्स्ट है प्रांतीय बाजार। प्रांत, इसको मतलब राज्य भाषा बोलते हैं, राज्य बाजार, स्टेट मार्केट। जिन वस्तुओं की खरीद बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में होती हैं, उसे प्रांतीय बाजार कहते हैं। जैसे उत्तराखंड और यूपी के बीच में बिजनेस होता है, उत्तराखंड दिल्ली के बीच में होता है, राजस्थान महाराष्ट्र के बीच में होता है। तो इस प्रकार जो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ व्यापार हुआ, उसको प्रांतीय बाजार कहते हैं। फिर होता है नेशनल मार्केट, राष्ट्रीय बाजार। मतलब यहाँ पर किसी वस्तु का विक्रय किसी स्थान, प्रांत या राष्ट्र तक सीमित नहीं होता, बल्कि देशव्यापी होता है। जैसे आपका उत्तराखंड के सामान पूरे विश्व में, पूरे देश के कहीं पर भी चला जा रहा है, ठीक है, या हम कहीं से भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जब पूरे देश में कहीं से भी सामानों का खरीद बिक्री होता है तो उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। वही बाजार जब एक देश का दूसरे देश के साथ होता है, जब व्यापार एक देश का दूसरे देश के साथ होता है, तो उसे इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। ठीक
ठीक है। जैसे हमें कुछ दूसरे देशों का, हमें मर्सिडीज खरीदना है तो विदेशों से खरीदना पड़ेगा। मतलब जब व्यापार एक देश का दूसरे देश के साथ होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है समय के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग। और टाइम के अकॉर्डिंग भी मार्केट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक, वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, अति अल्पकालीन बाजार या दैनिक बाजार, मतलब डेली का, ठीक है। थोड़े टाइम में बाजार लगा, सब्जी का बाजार होता है, आज लगा आज ही बेचना है, कल तक कुछ नहीं रहना, मतलब कल खराब हो जाएगा। तो बाजार जिसमें विक्रेताओं को वस्तु की पूर्ति बढ़ाने का समय बिल्कुल नहीं होता है। इस बाजार में अगर किसी की वो होती है, चलता है, वो मांग का है। मांग ज़्यादा है तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी, मांग कम है कीमतें घट जाएगी। जैसे दूध का बाजार अल्प अवधि का होता है, सब्जी का बाजार अल्प अवधि बाजार है, क्योंकि ये सब चीज़ मांग के ऊपर डिपेंड करता है। मांग नहीं है तो ऐसे पड़ा रहेगा, बेकार हो जाएगी। अल्पकालीन बाजार, इसका समय थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसको साप्ताहिक बाजार वगैरह के नाम से जानते हैं। ऐसे बाजार जिसमें दैनिक बाजार की अपेक्षा वस्तु पूर्ति में वृद्धि कुछ सीमा तक ही की सकती है। जैसे यहाँ पर अचानक मांग बढ़ गई तो हम पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आलू तुरंत उगा नहीं सकते, क्योंकि टाइम चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाता है। किसका? जैसे नमकीन का है, आपको टाइम मिल गया, पूर्ति का अकॉर्डिंग मांग है, हमने उत्पादन कर लिया। तो एक ऐसा बाजार जहाँ पर थोड़ा सा टाइम होता है, जहाँ पर पूर्ति को थोड़ी सीमा तक बढ़ाया जा सके। फिर है दीर्घकालीन बाजार। ये एक ऐसा बाजार होता है जिसकी अवधि बहुत लंबी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बाजार होता है, लोहे का बाजार होता है, जहाँ पर पूर्ति को मांग के अनुरूप बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, सबको पता है गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन आते आते जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाले गर्मी के तमाम सामानों का उत्पादन बढ़ा देते हैं, क्योंकि मांग के अनुसार पूर्ति को बढ़ाया जाता है। इस साल मांग ज़्यादा है तो अगले साल उस पूर्ति को बढ़ाया जाएगा, अगले साल भी देखा जाएगा। लेकिन अति दीर्घकालीन बाजार एक इतना लंबा समय होता है जहां पर भविष्य में उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए, भविष्य की मांग को देखते हुए उत्पादन को बढ़ाने या घटाने पर विचार किया जाता है। यहां पर केवल पूर्ति को ही नहीं बढ़ाया जाता है, यहां पर उत्पादन की प्रक्रिया को भी बढ़ाया जा सकता है। तो कितने प्रकार के हो गए समय के आधार पर? 4। पहला, जब केवल मांग का असर पड़ता है, पूर्ति में बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा, मांग के आधार पर पूर्ति में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है, ठीक है। इतना समय मिल जाता है कि थोड़ा बहुत चेंज कर सके, बेटा 2 घंटे रुको, अभी माल लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब है, चलो ठीक है। दीर्घकालीन बाजार, जहाँ पर जितना जैसा पूर्ति मांग उसी हिसाब से पूर्ति को बदलाव किया जा सकता है। और अति दीर्घकालीन तो कहना क्या है, यहाँ पर बहुत ही अधिक समय होता है, जैसा मर्जी उस हिसाब से उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। बिक्री की प्रक्रिया के आधार पर बाजार, बेचते कैसे हैं? बेचने के आधार पर, अगर बेचने के आधार पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी 4 कैटेगरी है। निरीक्षण द्वारा बेची जा रही वस्तु का बाजार, एक ऐसा बाजार जहाँ पर वस्तुओं को देखकर, समझकर, उसको इंस्पेक्ट करके, उसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करके बेचा जाता है। ऐसे बाजार को निरीक्षण द्वारा बेची जाने वाले, जैसे खासकर जीव जंतुओं का जो बाजार होता है, गाय को अच्छी तरह देखा जाता है, गाय कैसी है, नस्ल कैसी है, दूध देने वाली है या नहीं है, घोड़े का बाजार, बकरी का बाजार, ये सब इंस्पेक्ट किए। तो ऐसा नहीं है भाई मेरे पास, जैसे हम बात करते हैं, मुझे क्या बेचना है, अपनी गाड़ी बेचनी है, मुझे अपनी बाइक बेचनी है, भाई खरीदने वाला ऐसे थोड़ा ना मुँह उठा के खरीदे, वो आके देखेगा बाइक कैसी है, चलने में कैसी है, कहीं ख़राब तो नहीं है। तो जहाँ पर चीज़ों को जांच पड़ताल करके बेचा जाए उसको निरीक्षण द्वारा बाजार कहते हैं। नेक्स्ट है प्रमाणीकृत वस्तुओं का नमूने द्वारा बिक्री। ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पर चीज़ों को उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग खरीदा या बेचा जाता है। स्टैंडर्ड कैसा है? लो क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का है, ब्रांडेड है या लोकल माल है, मिलावटी है, इन सब चीज़ों के आधार पर। जैसे साबुन खरीदना जाए, ठीक है, मैं हमारे पास 10 रुपये का भी साबुन है, 20 रुपये का साबुन है, लोकल साबुन भी है। फिर एक ग्रेडिंग के आधार पर चीज़ों को ग्रेड किया जाता है क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कि ए ग्रेड का चावल है, बी ग्रेड का चावल है, सी ग्रेड का चावल है, मोटा अनाज है। जहाँ पर चीज़ों को ग्रेड किया जाता है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो उसको ग्रेडिंग के आधार पर वस्तु कहते हैं। और नेक्स्ट है ट्रेडमार्क के आधार पर, मतलब यहाँ पर चीज़ों की बिक्री किसके आधार पर होती है? ट्रेडमार्क की। जैसे भैया मुझे पटाखे खरीदने हैं तो मैं मुर्गा छाप पटाखे चाहिए, कॉक ब्रांड चाहिए, तो यहाँ पर सामान की क्वालिटी, चलो जब ब्रांड के अकॉर्डिंग माल बिके, ठीक है। जैसे हम लोग जो पैकेट का दूध खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई मदर डेयरी का दूध दो, मतलब हम दूध को मांग रहे हैं ब्रांड के अकॉर्डिंग। कार खरीदने जा रहे हैं तो मुझे टाटा की कार ही चाहिए, ब्रांड के अकॉर्डिंग।
तो मतलब जब ऐसा बाजार जहां पर चीज़ों को ब्रांड के आधार पर बेचा जाए उसको हम ट्रेडमार्क बिक्री बाजार कहते हैं। जहां पर चीज़ों को क्वालिटी के अकॉर्डिंग किया जाए ग्रेडिंग का बाजार कहते हैं। जहां चीज़ों को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है उसको प्रमाणित, और जहां पर चीज़ों को जांच देखा सका समझा जा सके ब्रांड वगैरह कुछ नहीं तो उसको डायरेक्शन का बाजार कहते हैं। नेक्स्ट बाजार की बात करते हैं यहाँ पर विशिष्टीकरण के आधार पर। यहाँ पर बाजार दो प्रकार के होते हैं, एक है मिश्रित बाजार और एक होता है विशिष्ट बाजार। मिश्रित बाजार यानी कि मिक्स बाजार, ये एक ऐसा बाजार होता है जहां पर एक साथ बहुत सारी वस्तुओं का मिला जुला के, जैसे हमारी नॉर्मल दुकान होती है जिसको बोलते हैं किराना स्टोर। किसका स्टोर? किराना स्टोर। किराना स्टोर में हर तरह का सामान पाया जाता है, आटा, दाल, चावल, साबुन, तेल, नमकीन, ठीक है ना, कॉपी, किताबें, हर चीज़ का सामान वहाँ पर आपको नॉर्मली मिल जाता है, तो उसको मिश्रित बाजार कहते हैं। लेकिन विशिष्ट बाजार यानी कि स्पेशल मार्केट का मतलब होता है जहां पर एक या दो केवल स्पेशल किसी एक पार्टिकुलर वस्तु को ही बेचा जाता है। जैसे हम बात करते हैं कार बाजार में केवल कारों की ही बिक्री होगी, सब्जी बाजार में केवल सब्जी की ही बिक्री होती है, मिठाई बाजार में केवल मिठाई की ही बिक्री होगी, ठीक है। ज्वेलरी मार्केट में केवल ज्वेलरी की ही बिक्री होगी। जहां पर केवल वस्तु से संबंधित क्रय विक्रय होता है उसको हम विशिष्ट बाजार कहते हैं, और जहां पर बहुत सारी चीज़ों का एक साथ क्रय विक्रय होता है उसको हम मिश्रित बाजार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बिक्री की मात्रा के आधार पर कितना बेचा जा रहा है। जब जहां वस्तुओं को छोटे छोटे क्वांटिटी बेचा जाता है उसको फुटकर बाजार कहते हैं, जिसको नॉर्मली बोलते हैं रिटेल मार्केट, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका होलसेल मार्केट। होलसेल रिटेल मार्केट में वस्तुओं को छोटी छोटी मात्रा में खरीदा या बेचा जाता है, जबकि थोक बाजार में एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदा या बेचा जाता है। नॉर्मल अगर कस्टमर के साथ बात करते हैं तो वो फुटकर होता है, और जब दुकानदार दूसरी जगह जैसे लेके आते हैं वो थोक मार्केट होता है। नेक्स्ट है वैधानिकता के आधार पर। वैधानिक मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ। जब वैधानिकता की बात करते हैं तो ये वह बाजार होता है जहां पर एक प्रमाणीकृत यानी कि कानून के दायरे में रहकर वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। एक ऐसा बाजार जहां पर सरकारी नियमों के अनुसार, सरकारी मानकों के अनुसार एकदम इस अच्छे तरीके से अच्छे ब्रांड का, अच्छे नस्ल का, अच्छे प्रकार से, अच्छी कीमतों पर, जायज़ कीमतों पर, जायज़ तरीके से वस्तु का क्रय विक्रय होता है, उसको वैध यानी कि लीगल मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीगल मार्केट। लेकिन एक ऐसा बाजार जहां पर चीज़ों को कानूनी तरीके से हटके या फिर गैर कानून की तरह पर वस्तु और सेवाओं को बेचा जाता है उसको अवैध बाजार या नॉर्मल लैंग्वेज उसको चोर बाजार के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध है दिल्ली का चोर बाजार, मुंबई का चोर बाजार, जहां पर इलीगल तरीके से गैर अधिकृत वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है। या तो वो स्टैंडर्ड का नहीं होता है, या तो वो कहीं से चोरी करके लाया गया है, या फिर वो ख़राब क्वालिटी का होता है, या फिर उसकी कीमतें जो है जायज़ नहीं होती हैं। तो ऐसे बाज़ार को अवैध या इलीगल मार्केट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो बाज़ार जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पढ़ने के आधार पर, बाज़ार को समझने के आधार पर है, वह है प्रतियोगिता के आधार पर। अगर हम मार्केट में विक्रेताओं के बीच मौजूद प्रतियोगिता की बात करते हैं, इस आधार पर बाज़ार को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और एक है एकाधिकार बाजार जहां पर प्रतियोगिता है ही नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार कहेंगे जहां पर सबके बीच में एक फेयर कंपटीशन होता है, कितना बेच सकते हैं वस्तुओं को। वस्तु एक ही है लेकिन केवल बिक्री की मात्रा के आधार पर कंपटीशन होता है, कीमत वस्तु वही है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर कीमत में अंतर होता है, वस्तुओं में अंतर होता है, और सभी लोग अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने में होड़ मची रहती है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर विज्ञापन ज़्यादा होता है, जिसके भी 3 प्रकार है। द्विधिकारी बाजार ड्यूपोली जहाँ पर 2 विक्रेता होते हैं, अल्पाधिकार जहाँ पर 2 से ज़्यादा यानी कि कुछ ही विक्रेता होते हैं, एकाधिकारी जहाँ पर ज़्यादा विक्रेता होते हैं, और फिर एकाधिकारी बाजार एक ऐसा बाजार जहाँ पर वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। ठीक है, तो इन सभी बाजारों को समझना है, क्योंकि इन सब बाजारों को समझेंगे तभी हमारा बाजार संरचना ये कंप्लीट होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के नाम से भी जानते हैं। ये बाजार का एक ऐसा रूप है बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बता दूं, ये बाजार की सबसे बड़ी खासियत है, ये काल्पनिक बाजार है।
काल्पनिक बाजार का मतलब सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो ये बाजार आज मौजूद ही नहीं है। इस बाजार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी कोई बाजार हमारे पास नहीं, लेकिन इमेजिनेशन में अगर अलग अलग तरीके से इंडिविजुअली देखेंगे तो शायद हमें मिल सकता है। ये एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता मौजूद होते हैं, अनगिनत विक्रेता कह सकते हैं। लेकिन सभी खासियत यह है, इस सभी विक्रेताओं के पास समरूप वस्तुओं का एक निश्चित और समान कीमत पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। मतलब यहाँ पर वस्तुएं कैसी होती हैं? समरूप होती है। कैसी होती है? समरूप, और वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। एक वस्तु एक ही कीमत और बहुत सारे विक्रेता, तो ऐसे में इसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ही कीमत को बदल सकता है, ना ही वस्तु को बदल सकता है। अगर कुछ बदलना है वो बिक्री की मात्रा को, आप कितनी मात्रा बाजार में बेच सकते हो। तो ऐसे में इस बाजार की कुछ विशेषता है, जैसे इस बाजार में अनगिनत क्रेता विक्रेता मौजूद होते हैं। इस बाजार में वस्तुएं समरूप होती है, किसी प्रकार का अंतर नहीं हो सकता, रंग रूप आकार प्रकार किसी प्रकार का नहीं। इस बाजार में कोई भी नया फर्म अपना बिजनेस लगा सकता है या बिजनेस छोड़ के जा सकता है। इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं के बीच एक स्वतंत्र और क्रेता विक्रेताओं की बाजार के बारे में पूरा पता होता है। इस बाजार में उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता बनी रहती है और किसी प्रकार का यातायात यानी कि विज्ञापन वगैरह की करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सबको बाजार के बारे में पूरा ज्ञान होता है। लेकिन जहां पर प्रतियोगिता कम होती है, इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यहाँ पर प्रतियोगिता उसकी तरह नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से वस्तुओं के आधार पर या कीमत के आधार पर क्या होता है? विभेद होता है। विभेद मतलब अंतर पाया जाता है, या तो वस्तुओं के में अंतर होगा या फिर उसकी कीमतों पे अंतर होगा, किसी न किसी प्रकार का अंतर तो होता ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता अभाव रहता है। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या यहाँ पर कम होती, उतनी नहीं तो असंख्य नहीं होती है। क्रेता विक्रेताओं के बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कीमतों में अंतर होता है या वस्तु की क्वालिटी में अंतर होता है या वस्तु में ही अंतर होता है। यहाँ पर एक समय में एक से अधिक मूल्य पर वस्तु क्रय विक्रय होता है। लेकिन अगर अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसके 3 भेद है, जैसे कि मैंने बताया था। जिसमें सबसे पहला है क्या है? द्विधिकारी, डियोपोली। एक ऐसी बाजार की स्थिति जहाँ पर बाजार के केवल 2 ही विक्रेता मौजूद है। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर 2 ही विक्रेता मौजूद होते हैं और दोनों के पास एक जैसी वस्तुएं मौजूद होते हैं, उसको द्विधिकारी बाजार स्थिति कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। फिर है जहां पर 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं लेकिन कम होते हैं, जिसको अल्पाधिकार बाजार स्थिति कहते हैं। यहां पर कुछ ही विक्रेता होते हैं और ये कुछ ही विक्रेता बाजार के हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे भारत में संचार की बात करते हैं, भारत में संचार कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसे भारत में केवल कुछ ही कंपनी है, जैसे VI है, ठीक है, जैसे भारत में एयरटेल है, जियो है, और क्या है? BSNL है, और बड़े शहरों में क्या है? MTNL है। पूरे भारत जैसे बड़े और विशाल देश में जहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या संचार का उपयोग करती है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करती है, केवल उसकी सर्विस प्रोवाइड करने वाले केवल सही से देखें तो 4 ही कंपनी है, क्योंकि इनका दायरा तो केवल महानगरों तक सीमित है। तो ऐसी स्थिति को अल्पाधिकार बाजार कहते हैं, क्योंकि ये सारे लोग अपने अपने कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए आपस में ही अंधा कंपटीशन करने लगते हैं। इसका मतलब इस बाजार स्थिति में विक्रेताओं के मध्य बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। मेरा माल बिकना चाहिए, ये लोग गलत तरीके से अपना विज्ञापन करने पे भी नहीं चूकते, एक दूसरे की बुराई करने से नहीं चूकते, अपने कस्टमर को गलत जानकारी से देखने से नहीं चूकते। मतलब बस इनको अपना सामान बेचना है, अपने कस्टमर बेस बढ़ाना है, और ऐसे में इनके बीच में बोलते हैं गला घोंट प्रतियोगिता, एक दूसरे को छोड़ के आगे बढ़ने की होड़ सी मची रहती है। लेकिन इस बाजार में भी 2 कैटेगरी होती है। एक बाजार जहां पर वस्तु विभेद की स्थिति होती है और एक बाजार जहां पर वस्तु विभेद नहीं होता है। अब वस्तु विभेद क्या होता है? वस्तु विभेद का मतलब होता है वस्तुओं में, बेची जाने वाली वस्तुओं में कुछ ना कुछ अंतर होना, चाहे वो अंतर रंग का हो, चाहे वो रूप का हो, चाहे वो स्वाद का हो, चाहे वो पैकेजिंग का हो, चाहे वो ब्रांडिंग का हो, चाहे वो उपयोगिता हो। यहाँ पर विक्रेताओं की मध्य कोई ना कोई अंतर थोड़ा सा होता ही है।
या फिर कीमतों का होगा। तो यहाँ पर वस्तु विभेद सहित अल्पाधिकार की अगर बात करते, इनमें विक्रेताओं के मध्य स्थानापन्न और विभेदीकृत वस्तुएं होती हैं, मतलब किसी न किसी प्रकार में यहाँ पर वस्तुओं में, बेची जाने वाली वस्तुओं में अंतर पाया जाता है सबके मध्य, और सभी लोग अपने अपने वस्तुओं को बेचने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है वस्तु विभेद रहित। यहाँ पर एक ऐसी संरचना होती है जहाँ पर सभी के पास एक जैसी वस्तु होती है, जैसे संचार, सभी के पास वही सर्विस प्रोवाइड करना, सभी का एक ही काम है, मोबाइल पे बातें करना, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर भी उन वस्तुओं में क्या होता है ना, कीमत का अंतर होता है। कोई थोड़ा जियो थोड़ा सस्ता देता है, एयरटेल थोड़ा महंगा देता है, कोई स्पीड ज़्यादा देता है, कोई स्पीड कम हो देता है। मतलब यहाँ पर दो प्रकार से अल्पाधिकार, या तो वो वस्तुओं में अंतर करेंगे या फिर वस्तु की कीमतों में अंतर करेंगे। नेक्स्ट है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। ये अल्पाधिकार से यहाँ पर थोड़े विक्रेता ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर वस्तुओं में विभेदीकरण भी पाया जाता है। मतलब ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार, जहाँ पर एक कस्टमर, इनके बीच का मिला जुला रूप होता है। यहाँ पर किसी वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पर विक्रेताओं की मध्य जो विभेदीकृत वस्तुएं होती अलग अलग प्रकार की। जैसे अगर बात करते हैं किसी एक वस्तु की, हम बात करते हैं किसकी, कार की। कार एक वस्तु है, यहाँ पर कार के बहुत सारे ब्रांड मौजूद, जैसे कार के मौजूद है टाटा कार, ठीक है, कार में मौजूद है सुजुकी गाड़ी या फिर महिंद्रा, ये ब्रांड के नाम बता रहा हूँ मैं, ठीक है अभी, या फिर किया है या फिर निसान है, और यहाँ पर भी इनके अलग अलग ब्रांड है, ठीक है। इनके पास सेडान है, एसयूवी है, सेडान है, या फिर लग्जरी गाड़ियां हैं, अलग अलग प्रकार की गाड़ियां हैं। उनमें भी ब्रांड, वो एसयूवी में भी बात करते हैं, जैसे टाटा के पास नेक्सॉन है, टाटा के पास पंच है, टाटा के पास सूमो है। तो मतलब साफ होती है जहां पर बहुत सारे विक्रेता होते हैं और उन सब की वस्तुओं के पास अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं, तो ऐसे बाजार को एकाधिकारी प्रतियोगिता। यहाँ पर भी सभी विक्रेताओं के मध्य बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है कि सबको अपनी वस्तु बेचना है, और वस्तु को बेचने के लिए अंधा पैसा लगाना पड़ता है, विज्ञापनों का सहारा, प्रमोशन का सहारा। जैसे 5 रुपए का गुटखा बेचने वाले भी अजय देवगन, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ से ऐड करने वाला लगता है, करोड़ रुपए उनको दे देते हैं, क्योंकि उनको अपना सामान बेचना है। सामने वाले को किस तरह से मूर्ख बना के अपना सामान बेचा जाए, बस इसी बात का फोकस रहते हैं। तो इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या ज़्यादा होती है, अल्पाधिकार से ज़्यादा लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से कम। इस बाजार में विभेदीकृत वस्तु होती है, मतलब सभी विक्रेताओं के पास कुछ ना कुछ अंतर होता है, एक ही यूज की वाली होंगी लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें होता है। प्रतिबंधित प्रवेश, यहाँ पर कोई नया फर्म प्रवेश कर तो सकता है, लेकिन उसको कुछ किसका, नीतियों का या फिर शर्तों का पालन करना पड़ता है। उतना आसान भी नहीं होता कि ऑलरेडी बने बनाए बिजनेस के बीच में अपना बिजनेस खड़ा करना। यहाँ पर विक्रय लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना पड़ता है, विज्ञापन करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है, बिना उसके आप कस्टमर तक नहीं पहुँच पाएंगे। बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है किसी को भी, ना ही बेचने वाले को ही ना ही खरीदने वालों की इस बाजार के बारे में पूरा पता है। गैर कीमत प्रतियोगिता प्रचलन होती है, कीमत सब लोग अपने हिसाब से तय करते हैं, लेकिन कस्टमर को बेस को बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑफर दे देते हैं, एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर देते हैं, क्वालिटी वाला ऑफर दे देते हैं, या कुछ ना कुछ तमाम जो हथकंडे अपनाते हैं ताकि बाजार में अपना सामान बेचा जा सके। फर्म की अपनी खुद की कीमत नीति होती है, अपने आधार पर वो वस्तुओं की कीमत, जब पर सरकारी नीति को ध्यान में रखा जाता है, जनता के हित को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कीमतों का निर्धारण यहाँ पर विक्रेता स्वयं अपने आप करते हैं। नेक्स्ट है एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक ही विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में 2 चीजें हैं, एक और अधिकार, मतलब जहां पर किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, उस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। बेचने वाला एक ही होता है, एक विक्रेता एक वस्तु, उस वस्तु का मिलता जुलता कोई वस्तु बाजार में मौजूद नहीं होगा, उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होगी, और उस वस्तु की कीमत और पूर्ति पर पूरी तरीके से एकाधिकार का ही नियंत्रण होता है। यहाँ पर एकाधिकार यानी कि एक विक्रेता ही अपने आप में पूरा बाजार होता है, उसके अलावा बाजार में कोई दूसरा मौजूद नहीं है। अब इसको एक्सप्लेन करते हुए मैकडॉनल्ड ने कहा है कि एकाधिकार की स्थिति उस समय होती है जब एक अकेली फर्म एक वस्तु का एकमात्र उत्पादक होती है, उसका कोई स्थानापन्न नहीं होता है। अब इस बाजार के भी अपने कुछ विशेषताएं हैं। क्या?
इस बाजार में एक विक्रेता होता है, लेकिन क्रेता तो हमेशा ज़्यादा होता है। कस्टमर तो एक नहीं हो सकते, ज़्यादा होते हैं। इस बाजार में वस्तु का कोई भी स्थान पर मिलता जुलता वस्तु अवेलेबल नहीं होता। एक विक्रेता, एक ही वस्तु होती है। यहाँ पर वस्तु की कीमत निर्धारण करने वाला एकाधिकार खुद होता है। यहाँ पर कोई भी नया फर्म अपना बिजनेस नहीं कर सकता, एंट्री हो ही नहीं सकती। जैसे गूगल है, कौन है? गूगल है। कोई भी दूसरा अगर सर्च इंजन की मार्केट में आना चाहता है तो गूगल उसको आने ही नहीं देता है। पूरे मार्केट पर कब्जा कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट, जिसने पूरे विंडो पर कब्जा कर रखा है। कोई दूसरा को विंडो में मिलता ही नहीं है मार्केट में। ठीक है। मांग बकर का ऋणात्मक ढाल, यहाँ पर मतलब वस्तु की कीमत भले ही आप तय करो, लेकिन खरीदने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कस्टमर की। कस्टमर कम कीमत पर ज़्यादा। इसका मतलब अगर ज़्यादा बेचना है वस्तु की कीमत को कम रखना पड़ेगा, अगर ज़्यादा लाभ कमाना है तो वस्तु कम बिकेगी। और नेक्स्ट है कीमत विभेद। इस बाजार में एक ही विक्रेता होता है, खरीदने वाले बहुत सारे। तो इस बाजार में भी विक्रेता वस्तु को अलग अलग कीमतों पर अलग अलग लोगों को बेच सकता है। तो एक ही वस्तु को अलग अलग लोगों को अलग अलग कीमत पर बेचने को ही कीमत विभेद की स्थिति कहते हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट मार्केट में हर एक छोटी से बड़ी चीज़ मैंने आपको बताया है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो तुरंत लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। और इसी तरह आपको इस सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के सभी टॉपिक बारी बारी से मिलता रहेगा। आपको रेगुलरली आपको हर एक नया टॉपिक दिया जाएगा, और केवल इस सेमेस्टर के नहीं, आपको आपके तमाम सेमेस्टर के वीडियोस टॉपिक आपको इस चैनल पर अब से मिलना शुरू हो जाएगा। बस बने रहना है आपके साथ। एप्रिशिएट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देने की कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।